तो कल हमने बात की थी अबाउट पॉइंट पॉइंट के अंदर सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में अपन शायद एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो क्या होता है। यार लाइट कुछ एक्स्ट्रा जल रही है क्या, कौन सी जल रही है? हाँ, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये जलती है दोनों हमेशा, पता नहीं, चलो। नहीं तो हमेशा थोड़ी आता है, आज ही क्यों आ रहा है भाई? जो सिस्टम है वो करो ना, जो यही है। चलो रहने दो। भावेश, प्रद्युमन, वॉइस इज क्लियर? देख के बताओ। किसकी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो रिफ्लेक्शन इसका थोड़ी है। ओके चलो, तो अपन ने आज बात करते हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। कि डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या चीज पता कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्मूला, when 3 points are given, मतलब जब आपको 3 पॉइंट दिए जाए तो आप देखिए वो 3 पॉइंट हो सकता है एक लाइन में हो, और अगर लाइन में नहीं है तो हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे। अब जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे? कोई हमें डायग्राम बना के थोड़ी ना देगा, हमें तो सीधे सीधे 3 पॉइंट दे देगा। तो देखो, मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दिए, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी, ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात, ठीक है ना। अगर तीनों साइड सेम हो गई तो इक्विलैटरल, कोई भी 2 साइड सेम हो गई तो आइसोसेलेस, अगर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर आ गया तो राइट एंगल, पाइथागोरस फॉलो हो गई ना। कोई भी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे का स्क्वायर, और अगर कोई का 2 का प्लस तीसरे के बराबर आ गया तो 3 4 7। अगर एक आई 3, दूसरी आई 4 और तीसरी आई 7 तो अगर 3 साइड्स हैं उनमें से कोई 2 सेम है, कोई 2 सेम नहीं है, कोई 2 का प्लस तीसरे के बराबर आ गया, देन क्या करोगे? भैया वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो कोलिनियर होता है। मैंने कहा एक 3 है, एक 4 है और तीसरी 7 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो तीनों किसमें हो, सेम लाइन में, कोलिनियर हो। ट्रायंगल का रूल ये होता है कि हमेशा एक साइड, 2 साइड का सम जो होता है ना वो तीसरे से ज्यादा होता है। ध्यान रखना चाहिए इसका। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई 9 10 में? हाँ, तो आगे बात समझ में कि किन्हीं 2 का प्लस अगर तीसरे के बराबर आ गया, इट मीन्स दीज आर कोलिनियर, मतलब इनसे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो लिखो, एक एक करके लिखो। हाँ तो लाइन हो जाएगी ना भाई, कोलिनियर हो गया ना, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड ए बी बी सी सी। सबसे पहले हम 3 पॉइंट निकालेंगे, 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी और सी। बच्चों रिफ्लेक्शन तो नहीं है? फर्स्ट वी फाइंड ए बी बी सी सी। अब इसमें लिख लो, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। तो दमन लिख लेगा अपने आप, संभव, ठीक है ना। इफ एनी 2 साइड्स आर आइडेंटिकल देन आइसोसेलेस। समझी बाहु। इफ कोई भी 2 लिख देता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, देन राइट एंगल।
तो कह रहा है तो लिख देता हूँ बस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे देखा जाए छोटी चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है कि आगे पढ़ेंगे अपन बहुत सारी चीजें इसमें, तो आपको पता लगेगा देखो कि जिन दो का स्क्वायर किया इजिकल टू में तीसरा आया, तो बच्चों इसका मतलब एसी कौन हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और आप जानते हैं अगर ए और सी हाइपोटेनस है, इसका मतलब बी कौन सा पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, नहीं भाई राइट एंगल वाला पॉइंट कौन सा है, बी। ये भी पता होना चाहिए ना, जल्दी से, वरना तो हम बच्चों की तरह से बना के निकाल ही लेंगे, वो तो वो कोई इशू थोड़ी है। पर हमें देख के ही पता लगना चाहिए कि राइट एंगल कौन सा पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है वो। इफ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, देन नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब कोई भी दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाता है बच्चों, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि पॉइंट्स एक लाइन में है, और अगर पॉइंट्स लाइन में होते हैं तो ट्रायंगल नहीं बनता। देन नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। बिकॉज पॉइंट्स आर, ये तो हुआ अगर 3 पॉइंट्स दिया तो, अगर 4 पॉइंट दे दे तो नेक्स्ट स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता वही तो पता करना है, कुछ भी हो सकता है, वही तो पता करना है, यहाँ भी तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सेकंड नंबर, व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन, या तो एबीसीडी को भी यहाँ डाल दो, व्हेन 4 पॉइंट्स एबीसीडी आर गिवन, जब आपको 4 पॉइंट दिए जाते हैं। है। तो फॉर्म की बात क्या कहाँ पर, लास्ट में बिकॉज अब देखो बच्चों, जब 4 पॉइंट्स देगा तो हमें कितने डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 6। बिना डायगोनल के हम बता थोड़ी सकते हैं कि वो कैसा है, यानी इस बार 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, 4 साइड और 2 डायगोनल, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी। सही बात है, पहले बात कर लेता हूँ फिर लिखवा दूंगा। अगर चारों साइड सेम हो जाएं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, स्क्वायर और रोम्बस, वर्ग और समचतुर्भुज। फिर से जितना पूछे जाए उतना जवाब देना है ना, होशियार प्राणी। और अगर अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड सेम हो जाए तो, या तो रेक्टेंगल या पैरेलल। तो चलो 2 कंसेप्ट हो गए। फिर हमने जो डायगोनल निकाले थे, अगर वो सेम आ जाए तो स्क्वायर, नहीं आए तो रोम्बस समचतुर्भुज। रेक्टेंगल में स्क्वायर डायगोनल सेम हो जाएंगे और पैरेललोग्राम में डायगोनल सेम नहीं। ठीक, लिखते हैं इसको। याद करेंगे बड़ी होती है। भाई मेरे काम तो 4 ही आते हैं, तेरे काम ज्यादा आते हैं तो तू ले ले। ठीक है ना। अब हम 9th में नहीं है, तुम 9th से बाहर आओ बच्चों, 9th से बाहर आओ, ठीक है ना। तुम अभी तक 9 10 बोल जाओ। देन फर्स्ट वी फाइंड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये तो 4 साइड्स, ए सी एंड बी डी डायगोनल। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, 4 साइड और 2 डायगोनल्स।
समझ में आ जाएगा, सिंपल सा। रेक्टेंगल जब AC और BD सेम होंगे, एंड व्हाट, पैरेललोग्राम। तो फिर क्या तू लिखेगा आगे? छोड़ दी। ठीक है भाई, जो कहा वही लिखा है, सही है ना? चारों साइड सेम, तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, तो वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। स्क्वायर के लिए डायगोनल सेम, रोम्बस के लिए डायगोनल सेम नहीं होने चाहिए। जब आमने सामने की साइड सेम होती है तो में भी आयत, में भी समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल सेम होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होते। आज का अखबार पढ़ा तुम लोगों ने? आज के अखबार में IIT के प्लेसमेंट्स के बारे में आया हुआ है। हाँ, एक 40 लाख का लगा था। कल ही बता दिया क्या तुम्हें? सर उनको आपने पढ़ाया? सबसे पहले फोन मेरे पास आया था उसका, शिल्पा पाटी का, तो 40 lakhs का पैकेज लगा है, और वो तो सबसे कम है, बाकी 1.5 करोड़ 2 करोड़ ने गुवाहाटी की होती। तो कल एक्चुअली में प्लेसमेंट की शुरुआत हुई थी, तो पहले दिन ही इतने अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हुए, मतलब लगता है कि वास्तव में जो कहते हैं लोग बाग कि यार छोटे कॉलेज में चले जाओ, नहीं भाई, साल भले एक खराब हो जाए, लेकिन साला जाना है तो IIT में ही जाना है, यूं है। एक्चुअली पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड हो गया कि लोग सोचते हैं कि 12th के साथ सिलेक्ट हो जाए। अरे क्या करना है 12th के साथ सिलेक्ट होके? तुम 12th में इसके साथ सिलेक्ट होने की कोशिश में क्या करोगे कि एक छोटा कोई कॉलेज ले लोगे, यही होता है। क्योंकि तुम सोचो 12th के साथ में IIT में निकल जाऊं, तो हो सकता है ना निकले, तो क्योंकि 12th में प्रेशर ज्यादा होता है, 12th में तुम्हें बोर्ड की तैयारी करनी होती है, जबकि नेक्स्ट ईयर जो होता है टारगेट बैच होता है, उसमें तुम्हारे पास क्या है, बिल्कुल खुले हो, सिर्फ PCM या PCB और कुछ नहीं, है कि नहीं? तो उसमें आप खुला खेल सकते हो, दिन भर पढ़ाई कर सकते हो जोरदार। तो उसका फायदा कि जो तुमने एक साल बचा के, जो तुमने किया वो तो तुम यार वहां 1 साल के 6 महीने में कमा लोगे, उतना तो सारी जिंदगी तुम जितना नहीं कमा पाओगे वहां 2-3 साल में कमा लो, है कि नहीं? पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड हो गया। नहीं तो जब हम पढ़ते थे ना, तो IIT के लिए लगभग अगर बच्चों को जरूरत पड़ती थी ना, तो 6-6 ड्रॉप करते थे, 5-5 ड्रॉप करते थे। क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम आज मान लो 16 साल के हो, है, तुम अगर आज प्लेस हो जाओगे, नौकरी करने लग जाओगे, तो 20 साल या 22 साल में नौकरी कर लोगे। क्या करना है 20 साल में? उसके बजाय 21 साल में कर लेना, 22 साल में नौकरी कर लेना यार। 22 साल में कौन सा तुम बूढ़े हो गए, हैं? लेकिन जिंदगी फिर वो 22 साल वाली जियोगे तुम, मजेदार वाली, और यूं 20 साल में कमाने लग गए, ठीक है, घसीटते रहना जिंदगी भर। समझ रहे हो बात को? तो ये थोड़ी सी सोच का फर्क आ गया आजकल। जो भाई नीट में नहीं करते 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप, तो नीट में ऐसा क्या है? वहां कोई स्पेशलिटी, वो भी उनका भी ये मकसद है डॉक्टर बन जाऊं, MBBS बन जाऊं, वरना हो सकता है BDS वगैरह तभी मिल रही होगी उनको, नहीं है, लेकिन वो भी ड्रॉप करते हैं। तो भाई ये सोच अपन को बदलनी चाहिए कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हो गया यहाँ तक? ऊबर का था वो तो, ये तो फेस उसमें थी, फेस सिक्योरिटी में, सही बात है। नोट नंबर 1 लिखिए, बताइए इन चारों में से किस किस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? सर स्क्वायर और रेक्टेंगल। इसने कहा स्क्वायर रेक्टेंगल, नहीं पता, ये दोनों तो बता, सबके तो बता रहे। आंसर इज स्क्वायर एंड रोम्बस, रेक्टेंगल के नहीं होते। वाह, तो ठीक है, रेक्टेंगल देखो आप नहीं आते, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस लिखो इसमें नोट नंबर 1 में, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर।
डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर। नोट नंबर 1 में लिखिए आप, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर। नोट नंबर 2, रुको। बताइए इन चारों में से किस किस के यानी कौन से दो के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सर रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। कौन कौन क्या करते हैं? पहले भी तेरा सही नहीं था। रेक्टेंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल, हाँ 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 हाँ, हो गया ना सबका इसका ध्यान दिया। सबका ही करता है, सही बात है। चारों का करता है, किसी दो का नहीं करता। लिखो, डायगोनल्स आर जो बताया सही। diagonals are bisected. Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other of square, rhombus, rectangle and parallelogram, all of। या all लिख लो एक साथ, समझ जाओगे, है ना। वर्ग तो लिख लो चारों के, उपरोक्त चारों के। सर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ ऑल। ब्रैकेट में लिख लेना, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। उपरोक्त चारों के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। उपरोक्त चारों के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। बहुत छोटा पॉइंट है, लगता है कि ये तो 9-10 का पॉइंट है, पर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब तो समझ में आ गया, क्योंकि अब देखो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। स्क्वायर और रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे ए है, बी है, सी और डी है, मतलब इसका और इसका जो मिड पॉइंट है वही मिड पॉइंट किसका होगा, बी और डी का। कल अपन ने मिड पॉइंट निकालना सीखा है, प्लस करके बाई 2 वाला कंसेप्ट, यानी यू कैन से दैट ए प्लस सी बाई 2 बराबर, ठीक है, लिख लो हैंस, इसी में लिख लो, सेकंड पॉइंट में लिखो आप हैंस ए प्लस सी बाई 2 बराबर बी प्लस डी बाई 2। ए प्लस सी बाई 2 बराबर, 2 से 2 काटना चाहो तो काट लो, ठीक है ना। यानी यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, कह देगा ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शंस आर ए माइनस सी बराबर बी माइनस डी, गलत ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, गलत ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी, सही है ए माइनस बी बराबर डी माइनस सी। गलत है। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको ये तो लिखा है ए माइनस बी। तो ये ध्यान रखना है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है बट पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट मिल जाए तो ये कुछ चांसेस बनते हैं। ये भाई बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एडवांस में पूछा हुआ है। ये सेम क्वेश्चन वेक्टर में आ जाता है, वेक्टर में भी आपको 4 वेक्टर दे देगा और पूछ लेगा तो क्या हमें वेक्टर में डिस्टेंस निकालनी नहीं आती। सेम कंसेप्ट, वही माइनस करके मैग्नीट्यूड। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो भी मिलेगा आपको उसमें देख लेना, आप एडवांस तक में पूछे गए। 4 पॉइंट दे दिया, बताइए ये क्या बनाते हैं, यही 4 ऑप्शन। समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ जाता है। तो वो तो टेंथ में आ गया था, क्यों आएगा ऐसा कुछ। क्या पता क्यों आएगा यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, या तो आईआईटी वाले बावड़े हो गए। ठीक है ना। चार 3 पॉइंट आपको दे दिए, आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाता है। पहला ऑप्शन इक्विलैटरल, दूसरा ऑप्शन राइट एंगल, तीसरा ऑप्शन आइसोसेलेस राइट एंगल, इक्विलिनियर।
सर इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस। पहला ऑप्शन समबाहु है, दूसरा ऑप्शन समकोण है, तीसरा ऑप्शन समद्विबाहु समकोण है, चौथा ऑप्शन कोलिनियर है। हाँ, तो जल्दबाजी नहीं करनी है ना। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पर मोर करेक्ट तीसरा है। तो आंसर थर्ड है। मैंने वो कंपेंसेटर मैंने हो रहा ए बी सी, ए बी बी सी, दो 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 का मतलब दो रूट, दो जीरो, दो जीरो का मतलब दो, दो जीरो दो, जीरो दो का मतलब दो। तो बच्चों दो सेम आ रही है, मतलब आइसोसेलेस हो गया, है ना। लेकिन स्क्वायर 4 + 4 = 8 नहीं, क्या यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर नहीं आ रहा? आ रहा है। एज वेल एज BC और CA बराबर भी है, दोनों कंसेप्ट है। अगर कुछ नहीं होता तो देख लेना। मल्टीपल हुआ तो दोनों मल्टीपल हो तो दोनों जाएंगे नेचुरली। समझ में आ गया भैया? इस तरह से आपको पॉइंट दिए जाएंगे, जस्ट यू टू फाइंड। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, चलो को हो गया। क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। सर कोलिनियर निकाल लिया? कोलिनियर 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 1 2 2 4 एंड 4 6। जब मैंने नया ग्राफ बना अच्छा, ये देखो एक दो दो दो, इसका अलग हो सकता है। एक दो का मतलब √5, ठीक है ना। दो दो चार का मतलब √20, चार में तीन और चार, है ना। 3 और 4, 3 और 4 का मतलब 5। तो आप देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है। देखो 5 + 20 = 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गलत कर दिया क्या? BC, दो का डिफरेंस, सॉरी 8 आ रहा है, ठीक है। और ये तो सही है 5, है ना, 3 4 सही है। तो भैया तीनों अलग हैं, स्केलेन ट्रायंगल बन जाएगा। किसी का प्लस है नहीं, है ना। √5 अप्रोक्स होता है 2 पॉइंट कुछ, 2 √2 2.8,
2 रूट 2 होता है ना, 2 रूट 2 का मतलब हो गया 2.8। 2.8 2.8 प्लस 2 पॉइंट कुछ 4 हो गया। 5 के ऊपर चला गया, 5 के ऊपर चाहिए था, तो 5 के ऊपर नहीं आता ना तो ट्रायंगल भी नहीं बनता, चक्कर ही में है। तो आंसर आ गया स्केलेन ट्रायंगल। ऑप्शन डाल दो फर्स्ट। सर क्यों 1 मिनट 2.2 रूट 5 से क्या होगा स्केलर मतलब विषम बहुत्रिभुज, सिंपल त्रिभुज। सर हो रहा है 5 से ऊपर हो रहा है ना होना चाहिए था ना भाई। हाँ, हाँ। 5 से छोटा आ जाता ना सम ऑफ एनी टू, तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनता, पता होगा आपको। ट्रायंगल के अंदर किन्हीं 2 साइड का सम हमेशा तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। मैं रखूंगा नहीं इसको ना, मिटा दूंगा, ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी 3 या 4 पॉइंट मिल जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, तो है ना, ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद यही था कि आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और कुछ। ट्रायंगल नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा भाई? इसके अंदर नहीं हो रहा बोल रहा हूँ ना चलो चेक कर लेते हैं ना भाई, तुम जो कह रहे हो वो बात को, इसमें क्या है। तभी तो मेरे को 1 का 2, 1 1 2, 2 पे 4, 2 2 3 4, 4 पे 6, 3 4, ये 4 5 और 6। ये थोड़ी है। ये क्या कर रहे हो सर कितने का ट्रायंगल नहीं बन रहा भाई? ये हल्का सा बेंड है ना, यहाँ पर बेंड नहीं होता तो नहीं बनता। बहुत हल्का सा बेंड है, यानी कि इस तरह का बेंड है, इस तरह का, बहुत ना के बराबर सा बेंड है, लाइक दिस। इस तरह का ट्रायंगल बनेगा भावेश। नहीं बन रहा है सर एक बार सर कलर ट्रायंगल बनेगा लेकिन बेंड बहुत कम है। ठीक है, 2 4 6 कोलिनियर नहीं है ना, सबसे बड़ी बात तो कोलिनियर जैसे हैं, यूं समझ लो। 2 4, अगर वहां 6 के बजाय 8 कर दूं ना, फिर ये कोलिनियर आ जाएगा, देखो यहाँ 8 कर दो। अब 1 का 2 का, अब ये शायद कोलिनियर आ सकते हैं, चेक करो। अब ये शायद कोलिनियर आ सकते हैं, ठीक है ना, चेक कर लो कोलिनियर है क्या। उसको थोड़ी आता है स्लोप निकालना, भी स्लोप सिखाया था। एक बार चेक करो कोलिनियर है क्या ये, देखो। 1 2, 1 2 का मतलब रूट 5, 2 4, 2 4 का मतलब रूट 20, 3 4 5, देखो ये कितना हो गया, 4 यानी 2 रूट 5। राइट एंगल आ रहा है अभी भी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो ये कोलिनियर आने चाहिए यार, 1 2 1 2 4 2 4, 1 रूट 5, ये सही है। 1 2, 1 2 का मतलब रूट 5, सही है। 2 4, 2 और 4 का मतलब रूट 20, सही है। 3 6, 3 6, 3 6 का मतलब रूट 40, रूट 40 का मतलब हो गया, 2 रूट 10 और छोड़ो 8। कुछ नहीं होगा इससे छोटा अरे होगा भाई, क्या करना है बोलो अब बोलो 4 5 में चाहिए तुमको 2 रूट, नहीं होगा ये तो सही लिखा ना अपन ने, हाँ तो ऐसे देखें। लिख दो 2 रूट 5 अरे रुक जा भाई, रुक जा, इनका प्लस इसके बराबर आ रहा है कि, यूं देखना, रूट 5 को अपन नहीं, तो फिर गलती हुई है। अरे कोलिनियर आने चाहिए जबकि, अरे ना ऐसा थोड़ी होता है कि स्लोप से आ जाए, इससे नहीं है। देखो ना इसका आ जाएगा 3 रूट 5 इन दोनों का सम करेंगे तो और ये इससे छोटा और ये बड़ा और इक्वल चाहिए कोलिनियर के लिए। कोई हाँ हाँ, छोटा बड़ा नहीं, इसका मतलब अपन ये गलत निकाला है, चेक करो ना साला, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकल रहा। मुझे समझ में नहीं आया 2 पॉइंट है निकाला कैसे हाँ? पॉइंट से ए बी, हाँ 1 2, 1 2 का मतलब 1 और 4 5, सही है। 2 4, 2 और 4 का मतलब 4 और 16 20, सही। 3 3 और 6, अबे 45 हो गया ना सालों, नालायक हो। 36 और 9 45,
45 का मतलब 3 होता है। आ गया, 1+2 = 3। आ गया। सो रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना नहीं आया। These are collinear। तो इसमें एक स्पेशल बात देखना बच्चों, इनके एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1 2 4 जीपी, 2 4 8 जीपी। तो ध्यान रखना आज के बाद अगर इस तरह से कोई 3 या 4 पॉइंट मिल जाए जिनमें आपको एपी और जीपी दिखाई दे या एचपी दिखाई दे, तो हमेशा ये कोलिनियर होंगे। क्यों होंगे? अगर आपको हल्का सा भी याद हो तो एक डिटरमिनेंट पढ़ाया था मैंने। डिटरमिनेंट में एक पॉइंट में हमेशा कहता था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में एपी जीपी एचपी का जिक्र हो जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 होता था। और तुम आगे पढ़ोगे इसी के अंदर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका डिटरमिनेंट होता है। तो बच्चों याद रखना आज के बाद कि अगर इस तरह से पॉइंट दिख जाए 3 4 या 5 और उनमें आपको एक पैटर्न दिख जाए, पैटर्न बोले तो एपी वाला या जीपी वाला या एचपी वाला, तो वो पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे बच्चों? कोलिनियर। ठीक है ना? तो चाहो तो एक एग्जांपल ये लिख लो, एग्जांपल लिख लो इसको और फिर उस चीज को लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है ना? लिख लो, ताकि समझ में आ जाएगा। छोटी मोटी बातें जो आज के बाद याद होनी चाहिए। ठीक है? कि जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी जीपी में हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी जीपी में है और सेम कॉमन रेशियो के साथ, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। हैंस दीज आर इन लाइन, दीज आर कोलिनियर। हाँ, कॉमन रेशियो सेम नहीं होगा तो डिफरेंस वाला कंसेप्ट नहीं बैठेगा ना। जो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें अलग अलग आ जाएगा। इसको हम मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ना, मतलब कौन सी वाली बात कि आपको पॉइंट्स मिले उसमें जब भी एपी दिखे जीपी दिखे वो कहते तब तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि वो कह देगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 these are the 3 points in which x1 x2 x3 are in AP and y1 y2 y3 are also in AP with the same common difference, then these points forms collinear। नहीं फिर नहीं चले, मिक्सअप नहीं चले। ठीक है? मिक्सअप ना चलने के पीछे वजह समझ रहा है कि वही चीज का हम रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स तो सेम आ जाएगा लेकिन वाई नहीं आएगा, डिफरेंस ही अपन को। इस वजह से या तो सेम कॉमन डिफरेंस के साथ जीपी हो या सेम डिफरेंस के साथ एपी हो। अभी खत्म थोड़ी हुआ है, क्या स्टार्ट करोगे तो आदमी का चक्कर है। हाँ टॉपिक है इसी के अंदर ही। ठीक है ना? अभी कहाँ स्ट्रेट लाइन आ गई? हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग, सेंटर्स अबाउट ट्रायंगल। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज से संबंधित बिंदु। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या? आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। तो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? कि वो होते क्या हैं, उनकी लोकेलिटी, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनको निकाला कैसे जाता है ना, सब कुछ उनके बारे में अब पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। राइट? सबसे पहला सेंट्रोइड सबसे इजीएस्ट होता है निकालने के लिए। ठीक है? हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। नंबर लिख लेना बेटा ना, सेंट्रोइड बोले तो केंद्रक। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दिया बेटा, तू लेट है तुझे क्या कर। देखो सेंट्रोइड, इसके अंदर सेंटर वर्ड छिपा हुआ है नहीं? तो वैसे सेंटर वर्ड तो अपन एक सर्कल के लिए यूज करते हैं नहीं? सर्कल में मैं तुमसे सेंटर पूछूं तुम तुरंत समझ जाते हो क्या बात हो रही है। लेकिन अगर कोई कहे ट्रायंगल का सेंटर तो बच्चों इट्स अबाउट द सेंट्रोइड। ठीक है ना? कभी सेंट्रोइड की मतलब ट्रायंगल का सेंटर नहीं समझ लो एक तरह से। ठीक है? नाउ सबसे पहली बात, इससे सेंट्रोइड होता क्या है?
समझेंगे भाई अच्छे से। आप लोगों ने मीडियन नाम सुना होगा, माध्य का। मीडियन स्टेटिस्टिक्स वाली मीडियन नहीं, जो मीन मोड मीडियन था 10th में, वो वाला नहीं, ये वाला है ना। क्या होती है मीडियन? गलत। एक लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, पर वो दो पार्ट में काटेगी। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक है ना। एक लाइन जो यहां से चालू होगी और सामने वाली साइड के दो बराबर टुकड़े करेगी, यानी इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस विद द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड, इनका मिड पॉइंट ये होता है। क्या ये 90 डिग्री है ना? कतई भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्या ये मिड पॉइंट है? जरूरी है, दैट इज द मीडियम, ठीक है, ये जरूरी है। तो यहां लिखेंगे इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। और जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, इसका नोटेशन होता है कैपिटल जी। सेंट्रोइड इज नॉर्मली डिनोटेड बाय जी। सेंट्रोइड का नोटेशन होता है जी। डायग्राम बना लेना ना, इसमें लिख लेना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, अब बोलिए अब। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। इससे पहले कुछ नहीं बोला था। नहीं, तो सबसे पहली चीज हमें पता चली कि सेंट्रोइड जो होता है वो किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? मीडियंस का। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो कि मीडियन क्या होती है। मीडियन लिख लो, द लाइन joining the vertices of triangle with middle points of opposite sides। शीर्षों को विपरीत या सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। इट इज द लाइन joining vertices of triangle with middle points of opposite side। शीर्षों को सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। अब मैं आपको फिर वापस मैं बार बार यही बात क्लियर करता हूं कि ये 9 10 नहीं है ना, हमें डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, हमें समझना है ना। कि मीडियन मतलब भैया मिड पॉइंट। मैं मिड पॉइंट पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मिड पॉइंट निकालना में आता है। कैसे निकालते हैं? प्लस करके बाई 2, सम करके बाई 2। ये नहीं कि मिड पॉइंट से बीच में होता है, अरे बीच में होता है तो कैसे निकालते हैं? प्लस करके बाई 2, ये काम की चीजें हमारे अब, ठीक है ना। तो बताओ, सेंट्रोइड निकाल लिया हमने, ठीक है ना। दूसरी स्पेशल बात, ये जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, ये इस मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब ये जो AB है ना, इट इज द डबल ऑफ वो तो GD। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल में नहीं, हमेशा, ठीक है। नोट लाइन के लिए, नोट में लिखो आप सेंट्रोइड। नोट में लिखिए आप लोग, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, no, centroid divides the median, लिखो डायरेक्ट। centroid divides the median into 2:1 internally। माध्यिका को केंद्रक या केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंतर्विभाजित करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 इंटरनली। इंटरनली समझ गए क्यों? तो बीच में कहीं है, इस वजह से। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं अपन, कैसे देखिए। मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x डिवाइड। क्या मैं मिड पॉइंट निकालना जानता हूं? बोलो। कॉमा, x/2 + y/2। कोई डाउट? ये मिड पॉइंट निकाल लिया।
अब मुझे ये निकालना है, मुझे नहीं पता ये कौन है, ठीक है, पर ये 2:1 है, ये भी पता है, ये पता है, 2:1 लगा दूं, ठीक है, 2:1 लगा दिया, किसमें, x1 y1 में, और x2 प्लस x3 y2, और y2 नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, लगाओ, याद आया कुछ, बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 कट जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस अपॉन, तो मुझे सीधा सा कंसेप्ट, प्लस करके बाई 3, होगा प्लस और बाई 3, मिड पॉइंट प्लस करके बाई 2, सेंट्रॉइड प्लस करके बाई 3। तो देखा जाए कितना सिंपल है, इसके लिए मुझे पेन थोड़ी चलाना पड़ेगा, मैं तुमसे कोई सेंट्रॉइड पूछूं तो तुम हवा में प्लस नहीं कर लोगे, प्लस करने में भी पेन चाहिए क्या, बाई 3 नहीं कर लोगे, यानी यूं समझ लो कि हम जो 4 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, सबसे इजीएस्ट पॉइंट इज सेंट्रॉइड, ठीक है, तो ये लिख लेना, हैंस सेंट्रॉइड इज x1 plus x2 plus x3 by 3, comma y1 plus y2 plus y3। जस्ट प्लस करके अपॉन 3 कर दीजिए, यू गोट योर आंसर ऑफ सेंट्रॉइड। इस फॉर्मूले की मदद से आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर स्पेशल, अगर ये सेंट्रॉइड है बच्चों, तो देखना ये जो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से 3, 1 2 और ये, इन तीनों का एरिया सेम होता है, बशर्ते ये कौन होना चाहिए, सेंट्रॉइड, ठीक है, अगर ये सेंट्रॉइड है उस केस में ए जी बी, बी जी सी, सी जी ए, इन तीनों का एरिया क्या होता है, सेम। लिख लो इसे, वो तुम देखते रहना यार, मैं इससे वर्ड यूज ही नहीं करता, 9th-10th वाले वर्ड यूज नहीं करता, ये ज्योमेट्री वाली चीजें हैं, ठीक है। एरिया ऑफ, नोट में लिख लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए जी बी बराबर बी जी सी बराबर सी जी ए, ठीक है बच्चों, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम, बशर्ते इट इज सेंट्रल, ए जी बी, बी जी सी, सी जी, ये जो मैंने स्टार बना रखा है ना आपके सामने, ये 3 है, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एरिया सेम होता है। तो सेंट्रोइड के बारे में जो हमें याद होना चाहिए, पहली बात, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मिड पॉइंट्स का, माध्य का, मिड पॉइंट, मीडियंस का, मीडियन क्या होती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, सामने वाला हाफ हाफ होता है, तो मीडियन होती है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला प्लस करके बाई 3, ठीक है, सेंट्रोइड 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है, बस ये 2-3 बातें हैं, 3-4 बातें जो हमें याद होनी चाहिए। सेंट्रोइड के बाद लिखो आप बच्चों, इन सेंटर, अंतः केंद्र, नोटेटेड बाय आई। सेकेंड पॉइंट इज इन सेंटर, इन सेंटर के पीछे 2 डेफिनेशन, पहली तो वही, पहली डेफिनेशन हमेशा हम ये बात करेंगे कि ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पहले उसके बारे में बात कर। हाँ आयुष, हाँ, बता, इसके अंदर एक सर्कल बना दो। मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो दूसरी डेफिनेशन बता रहे थे, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, बता रहा हूँ बता। कि मीडियन अबे मीडियन का तभी निपल के निपटे हैं। रेक्टेंगुलर है। हाँ,
इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर अगर वजह से सामने वाली भुजा पर लंब डाल ट्रायंगल के डायगोनल कब सोने लग गए रे कुछ ही ट्रायंगल हाँ इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये आधा आधा है क्या ये 90 है क्या ये आधा आधा है तो ये एंगल अगर ऐसे होगा तो आधा नहीं होगा ना। अच्छा हाँ लपड़ लगाओ खींच के भी इतने भी ज्यादा नाइट की बज्जे मत करे नहीं पर परपेंडिकुलर तो होगा ना। परपेंडिकुलर नहीं है सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है मैंने क्या बताया जरूरी है। मैंने क्या कहा ये इक्वल है बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर को आप दूसरे साल पढ़ाए थे ना आप ये ऐसा क्या ट्रांसफर क्या मनीष भैया अगले साल तू मारेगा होशियारी मतलब मार नहीं पड़ेगा। किसने तुम्हें बताया सर ने बोला तो जो ने बताया चांटा मारना दूर से कोई मैं नहीं मारता। तो लिखो एक लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स अंत कोण अर्धकोण का प्रतिच्छेद बिंदु अंत कोण अर्धकोण का प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स it is the intersection point of internal angle bisectors एंगल्स को आधे करने वाली जो लाइन होती है ना उसका नाम है एंगल बाइसेक्टर ये सामने की साइड को आधा आधा करेगी कोई गारंटी नहीं है क्या परपेंडिकुलर होगी कोई गारंटी नहीं बस एक चीज की गारंटी है कि ये एंगल आधा आधा होगा राइट सर हम दो ही क्यों बनाते हैं तीसरा क्यों नहीं बनाते भाई इंटरसेक्शन पॉइंट दो में आ जाता है ना इस वजह से इसका ये मतलब नहीं तीसरा है नहीं तीसरा भी इसी से गुजरेगा 100% करेगी जब भी तो फिर इंसेंटर है सबसे पहली बात अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए बी वाली सी वाली इसको कैपिटल सी कर देते ये आप जानते हैं बोले तो ये बी सी साइड हो गई है ना निकाल लेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सेम एज इट इज फॉर वाई आप लिख ही देंगे ठीक है ना यानी कि इसमें सबसे देखो इसमें कंफ्यूजन होता है किस तरह का कंफ्यूजन होता है ये एबीसी में कंफ्यूजन होता है ए बोले तो कौन सी साइड है बी सी यानी इसका कोई भी क्वेश्चन आपको मिले वहां पर नंबरिंग नहीं होगी वहां पर 3 पॉइंट दे देगा आपको ठीक है सबसे पहला काम अपनी मर्जी से उनको नाम दे देना एबीसी फिर कंफ्यूजन नहीं हो नाम दे दिया हल्का से एक छोटा सा डायग्राम बना देना रफ अब जानता हूँ ये ए ये बी और ये सी ठीक है ना ए के सामने वाली स्मॉल है बी के सामने वाली स्मॉल बी सी के सामने वाली स्मॉल डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाए लोगे ठीक है तो फिर ये x1 y1 कौन है ये वाला तो देखा जाए तो बच्चों आमने सामने वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं देखो ए x1 b x2 नहीं c x3 तो ऐसे सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं सेम x सेम y एज इट इज फॉर y a y1 b y2 c y3 सेम एज इट इज a प्लस b प्लस इस फॉर्मूले से आप इंसेंटर निकाल सकते हैं यानी देखो आप इसको निकालना हल्का सा उसके कंपेयर में टीडीएस है उसमें तो पेन ही नहीं चलाना सेंट्रोइड में तो लेकिन इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला 1 2 3 डिस्टेंस फॉर्मूला उनको निकालने के बाद फॉर्मूला नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा जो भी 2-3 मिनट लगेंगे ये बिल्कुल नहीं आता वही आता उनका मकसद तुम्हारे साथ इस तरह की बेरुखी करना नहीं है ना उनको तुम्हारा दिमाग चेक करना है वो डायरेक्ट सेंटर नहीं पूछ रहे नहीं होगा डिस्टेंस फॉर्मूला को दिमाग चेक करने का तरीका है तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई बच्चों इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आप बोलना चाह रहे थे सर्कल वाली तो अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाए अंदर
इसका जो सेंटर होता है नहीं होता। दैट इज द इन सेंटर, ठीक है। तो इसी में लिखेंगे दोबारा इन सेंटर या इट इज ऑल्सो द, ऐसे लिख लो इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। अंतः केंद्र, अंतः वृत्त का केंद्र भी होता है। सेंटर इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल मतलब समझ गए, अंदर वाला सर्कल, ठीक है। अब थोड़ा सा ट्राइंगल में चलें। हाँ याद करो ट्राइंगल के अंदर इसकी रेडियस होती थी स्मॉल आर। स्मॉल आर के कोई भी एक फॉर्मूला बोल दे जो तुझे याद हो, तो नहीं बोलेगा। स्मॉल आर का सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से 3-4 फॉर्मूले थे, तुझे जो भी याद हो बता दे, कोई सभी एक। हाँ भाई पीयूष, स्मॉल आर का कोई भी फॉर्मूला जो आपको गलती से याद हो। स्मॉल आर का बोल जमुरे क्या फॉर्मूला, इसका तेरा और मेरा बोल ले और तो क्या हाँ, कर। का इसका होता है सर्कल का एरिया डिवाइड बाय पाई 2 पाई नहीं पाई आर। ठीक है, लिख लिया बच्चे, ये लिख लो आर दैट इज द इन रेडियस। इनको लिखाने के पीछे वजह का रिवाइज हो जाए, अदरवाइज यहाँ काम थोड़ी आएगा। आर का फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस, जो हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ा था। एस बोल तो नहीं गए, एस क्या था सर? सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये क्या था? ठीक है ना। डेल्टा तो वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। सर तो मैंने लगभग सही तो बताया, मैंने सर्कल का बता दिया। आप ऐसे करो ना, एरिया ऑफ सर्कल ले लो, अपॉन में करो पाई और उसका अंडर रूट लगा दो, तो ये आएगा। सही बात। सर्कल कहाँ से है, हाँ? सर्कल कहाँ से है, सर्कल तो है ही नहीं, ट्रायंगल है मेरे पास तो। सर ये तो सर्कल है ना। सर्कल तो बनाया है कहाँ। अभी जब सर्कल का एरिया निकाल लूंगा तो सर्कल का एरिया निकालूंगा कहाँ से, रेडियस से। वो तो दिया होगा ना। जो सभी दे देगा तो फिर पूछेगा क्या। सर तो ट्रायंगल में से है ना वो। ट्रायंगल से निकालेगा तो रेडियस इसका एरिया हाँ निकाल ले, चल मैं देता हूँ देखो। बोलो। तो बच्चों इन रेडियस स्मॉल आर, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है ना। डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, जिनको नहीं पता हो। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाली बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। हाँ। स्मॉल आर का और भी फॉर्मूला था, याद है किसी को। क्या? स्मॉल आर के और भी फॉर्मूले थे, हाँ वो तो आगे से आगे निकलेगा ना। याद है कोई सा, हाँ बोलो। सर एक एस माइनस रहने बी है, दे। हाँ एस माइनस बी, एस माइनस सी। हट। सर ये ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये भी बच्चों इसका फॉर्मूला है जो हम सॉल्यूशन ट्रायंगल के अंदर पढ़ते हैं। सर वो 2 मार्क में निकालता हूँ ना सर्कल। क्लास के बाद, क्लास के बाद, क्लास का टाइम थोड़ी खराब करना है। नहीं मुझे दे दो, मैं बाद में निकाल। तो आराम से घर पे करना, ठीक है ना, मैं दे दूंगा। मैं 5 मिनट में निकाल दूंगा, आप लोग निकाल लिया 5 मिनट, तो पूरे दिन में निकाल लेना, 8 मिनट में निकालेगा ये तो। एबीसी तीनों दो पे आप। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटो, ये इन सेंटर था। इन सेंटर के बाद थर्ड नंबर पे मत लिखना, सिर्फ सेकंड के अंदर ही एक्स सेंटर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है हमारे, हल्का सा ब्रीफ आइडिया दूंगा और कुछ नहीं। एक्स सेंटर्स। अब देखो एक्स सेंटर में क्या होता है बच्चों, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे, ठीक है ना। हाँ ये बनाया था डायग्राम। इस तरीके से 3 सर्कल बनते हैं, एक के सामने। सर ये तो नोटबुक बनाया था, पूरा पेज लग गया था। चीजें तो वही हैं, वही चीजें तो वही। ए के सामने वाले का कुछ भी I1 दे दो, बी के सामने वाले का I2, सी वाले का I3, ये गलत बनाया। ये होता है बच्चों, ठीक है ना।
तो ए के सामने वाला जो सर्कल होता है, ए, अब तू मुंह से कुछ नहीं निकालेगा रे, जब तक मेरी क्लास चलेगी एक शब्द नहीं निकालेगा, ठीक है। ए के सामने वाला I1, बी के सामने वाला I2, सी के सामने वाला I3। अब I1 निकालने का तरीका नथिंग स्पेशल, जस्ट इस फॉर्मूले में -a कर दो। इसका मतलब I2 में b माइनस कर देना, I3 में c माइनस कर देना। क्लियर है? तो उस या तो एक काम करो, नोट में लिख लो, एक सेंटर टॉपिक डाल लो, I1 I2 I3 लिख दो, और ये तीनों फॉर्मूले अपने आप लिख लो आप लोग। एक सेंटर्स 3 होते हैं, I1 I2 I3। अगर डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली ये है क्या। इस तरह साइड बना देना, ठीक है, और तीनों साइडों को टच कर देना, 2 एक्सटर्नल साइड और एक इंटरनल साइड। तुम्हारी इच्छा है। ए के सामने वाला I1, बी के सामने वाला I2, सी के सामने वाला I3। इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3, इसकी रेडियस R। ट्रायंगल होगा तो यार बराबर होगा। इक्विलेटरल की बात थोड़ी हो रही है, नहीं आएगा, सब आएगा, चिंता मत। स्पीडली नोट करिए बच्चों, I1 I2 I3 के फॉर्मूले अपने आप लिख लीजिए जल्दी से। I1 में a माइनस कर दीजिए, I2 में b माइनस, सब जगह ना, और I3 में नीचे भी कर a माइनस नीचे I2 में, I2 में नीचे नहीं करेगा, यहाँ भी करना है। अब नहीं आएगा तो मैंने नहीं कर रखा। a माइनस बच्चों ऊपर भी होगा तो नीचे भी होगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर कर दो। हाँ, आपने बोला था। I3 में नीचे की साइड में a प्लस बी माइनस सी। चलिए सही है। तो देख ले अपने आप यार, ये कोई बताने की चीज है। नाउ अभी अपन ने आर का फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा अपॉन एस, ये हल्का सा चेंज आ जाएगा बच्चों, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। R2 बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 बराबर डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ये भी लिख लो जस्ट इसी के नीचे, वहां डेल्टा अपॉन एस था, या एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ जाएगा। इनको लिखाने के पीछे वजह सिर्फ यही है कि आप वापस से हल्का सा एक रिवाइज हो जाए। सॉल्यूशन ट्रायंगल के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, सर एक्स सेंटर का इंडिविजुअल बहिष्ठ केंद्र, बहिष्ठ केंद्र, बहिष्ठ केंद्र। तीसरा लिखिए, तीसरा नहीं, नोट में चल रहे हैं, एक और नोट आएगा इसमें, इसी के अंदर एक और नोट लिखेंगे। देखो बच्चों, जो मीडियन थी वो बराबर करती थी, 2:1 करती थी, सेंटर जो होता था, पर जो एंगल बाइसेक्टर है, नहीं होते। जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए सामने वाली साइड को डी पर जाके मिला, तो ये जो डी पॉइंट है, ये बीसी को रिमेनिंग 2 साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब एक ये बी साइड है, सॉरी ये सी है,
और ये बी है, तो दैट इज सिस टू, यानी जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ये सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड को रिमेनिंग दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, लिख लो इसे नोट में। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. Internal angle bisector divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. अंतःकोणार्धक सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। Opposite side. अंतःकोणार्धक सामने वाली भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। डायग्राम बना सकते हैं हल्का सा, इधर बिल्कुल एडिट लेना है जो दिख रहा है, ठीक है ना। यानी अगर ये वाला लूंगा तो दिस इज टू दिस, यानी कि समझ गए, ये कौन है ए, ये कौन है सी, सिस टू ए आ जाएगा इस तरीके से। मतलब भी समझ रहे हो ना इसका, कि आपको कह देगा कि ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, कह देगा फाइंड डी, वेयर डी इज द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट एट बीसी। डी पूछ लिया तो भैया साइड निकाल लेना, साइड निकाल लेना, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, किसमें, बी और सी। मतलब कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा आपको। दैट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इस पर मतलब डायरेक्टली इन पर क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगी ये निकालो, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं आता ऐसे। और तो शायद मैं करवा देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करने की इच्छा है तो, ठीक है। पर क्वेश्चन इस पर थोड़ा मुश्किल बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि अपन ये साइड निकालेंगे ना तो ये वो आएगी अंडर रूट में आ सकती है, या तो अपन साइड ऐसी लेंगे जो अंडर रूट में नहीं आए, समझ गया, तब जाकर तो इजी बन सकता है इस वजह से। तीसरा पॉइंट लिखिए बच्चों आप, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर का नोटेशन होता है बच्चों ओ। सर्कमसेंटर इज जनरली डिनोटेड बाय द ओ, परिकेंद्र। 4, इसके बाद एक और है ऑर्थो, बस। ऐसे तो और भी हैं पर वो हमारे काम के नहीं है। 9 पॉइंट सर्कल है, नेवर बी क्वेश्चंस आंसर। सर्कमसेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, पिछली बार इन सेंटर था, सेंटर ऑफ द इन सर्कल यानी बाहर वाले सर्कल, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अबाउट द, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो बच्चों इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर ये किए से 9th में, हाँ और कैसे, क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये मिड पॉइंट है, क्या ये ऊपर यहाँ जाके मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सेम यार है पर ये यहाँ जाके मिले ऐसी कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये तो आपने इक्विलेटरल से बनाया, कब बनाया इक्विलेटर, साला वो इक्विलेटर बना तो ऊपर जाके नहीं होगा, तो इक्विलेटर के पीछे क्यों पढ़ाया रहे हैं? इसको पता है। लिख लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स, अभी तो ऑप्शन करते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, या क्या लिखा, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स।
डायग्राम बना लीजिए, या फिर इसमें लिख लो एक लाइन और आता आप, ऑल्सो सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री भी होगा बच्चों, एज वेल एज साइड बाइसेक्टर भी होगा, यानी कि मिड पॉइंट भी होगा। बट ऊपर जाके मिले ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं। साइड के दो टुकड़े करने वाला, साइड के दो बराबर टुकड़े करने वाला, दैट इज द साइड बाइसेक्टर। ऑल्सो इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब बाहर वाला सर्कल, जो बाहर वाला सर्कल होता है उसका सेंटर भी यही है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है बच्चों, वो सर है ना दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। आप अच्छे से अलग से दिखाना है ना, क्योंकि इसको सीधा मत बना देना, इट्स नॉट सीधा नहीं, स्ट्रेट नहीं, ये अलग से बना लो डायग्राम, ठीक है। अलग से एक छोटा सा ट्राइंगल बना दो, सर्कल दिखा दो, रेडियस दिखा दो, ऐसे दिखा दो, एक ही बात है। इसमें नहीं लगाना। एज यू विश, आपकी इच्छा है जो भी बताना है। इसकी रेडियस को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बच्चों। सर्कम सेंटर की जो रेडियस होती है इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब आप देखो बच्चों, ओ की ए से डिस्टेंस, ओ की बी से डिस्टेंस, ओ की सी से डिस्टेंस, तीनों आर नहीं है, यानी इसको निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको निकालने का तरीका है व्हाट, ओ ए बराबर ओ बी बराबर, बस। यानी हम सर्कम सेंटर निकालने के लिए मेथड यूज करेंगे जो बिल्कुल भी टफ नहीं है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। समझ गए क्यों? क्योंकि इट इज कैपिटल आर। यहां लिख लेना, मेथड टू फाइंड ओ, यानी ओ निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। कैपिटल आर का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है याद करो, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये ट्राई उसके अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर पढ़ाए जा चुके हैं। अब बात करता हूँ सर ये कैसे, क्या तरीका है निकालने का, ठीक है। बात नहीं करनी है, समझना भाई। मैं पीयूष क्या तीसरी कैसे निकलेगा इससे, देखो सर्कम सेंटर पूछेगा, तीनों पॉइंट आपको दिए हुए होंगे, मान लिया सर्कम सेंटर कुछ ही मान लेना, एक्स वाई एच के, तुम्हारी इच्छा है। बोलो ओ ए का मतलब हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर तुमने एच के माना है वो, और पॉइंट नंबर ए, क्या तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता? डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले इन दोनों को बोलो, इधर भी अंडर रूट आएगा, इधर भी अंडर रूट आएगा, स्क्वायर कर दोगे, समझ रहे हो। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई में या एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी, लाइक 2x + 3y = 4, ऐसे कुछ। फिर इसको सोल्व करोगे, यहाँ से जैसे मिलेगी, और क्या तुम्हें दो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड 9th 10th वाले तरीके से नहीं आते? तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना। तेरे को मना किया था ना बोलने के लिए, समझ में आई बात? तो आपको समझने ये कोई बड़ा तरीका नहीं है, सिंपल तरीका। इस मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं? सर्कम सेंटर। कैपिटल आर का फॉर्मूला लिखा दिया, डिस्टेंस लिखा दिया। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बच्चों, पर उसे हम काम में नहीं लेते, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो साइड में, ठीक है। जो अपन ने आई का फॉर्मूला लिखा था,
याद है आई का फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स वन। उसमें जो स्मॉल ए बी सी हैं उनकी जगह 10A 10B 10C लिख दो बस। x1 10A, x2 10B, x3 10 अपॉन 10A प्लस 10B प्लस 10। फाइव में अपने आप लिख लोगे आप लोग। ये हमें कभी काम में लेने ना है, डायरेक्टली पूछा जाए बाय द वे तो बस, हमें कभी भी काम में नहीं लेना, नेवर। ले भी नहीं पाएंगे यार, 10 भी निकालना अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम है, आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा, कौन करेगा इसको। सिर्फ याद रखने के लिए कि कभी ना कभी बाय द वे किसी ने गलती से पूछ लिया डायरेक्टली तो, कि भैया और सरकम सेंटर के फॉर्मूले में क्या आता है, 10 आता है और कुछ। वाई वाला कौन लिखेगा, ब्रैकेट बंद कर दिया साहब। हो तो सकता है, या तो सब कुछ होना चाहिए, उसको तो सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है, पर वो चेक करना चाह रहा है कि ये बच्चा सिर्फ स्कूल में अटेंडेंस लगाने जाने लायक है कि आईआईटी में जाने लायक है, उसको चेक करना है। हाँ, ध्यान रखना है। फिर वही बात, मैंने मना किया क्या तेरे को, नहीं फिर वही बात, तुम ये तो मतलब खड़ा रहता 1.5 घंटे तक ही। हाँ आदमी का चक्कर है। हाँ? खूब चलते हैं डमी, पर ये लेते नहीं ना। इनको तो सेलेक्ट थोड़ी होना है, इनको टाइम पास करना, ना लाइक को। अब जो एग्जाम देने मत जाना, ठीक है ना, जाएगा। ठीक है बच्चों, बस बस बस। फिजिक्स में मैथमेटिक्स और नेक्स्ट वन इज द ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर, जो हम कल पढ़ेंगे, सर वो क्वेश्चन देना था आपको मुझे, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। करें ना, खूब करें ना, मना किसने किया। कल मिलते हैं बच्चों।